आगे स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है? 7% डिजोल्ड इन प्लाज्मा। ऑक्सीजन कितनी थी? 3% डिजोल्ड इन प्लाज्मा। कार्बन डाइऑक्साइड 7% डिजोल्ड इन प्लाज्मा। 20 to 25%, जो 20 से 25% होती है वो एज कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। एज कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन ये कहाँ पे होती है? इनसाइड आरबीसी। उसके बाद है जो 70%, 70% जो बच गई वो होती है एज बाइकार्बोनेट आयंस। ये भी प्लाज्मा में डिजोल्व होकर होती है। 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो 4 ml CO2 डिलीवर करता है एल्वियोलाई को। 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कितनी CO2 डिलीवर करता है? 4 ml। किसको? एल्वियोलाई को। ठीक है। उसके बाद आता है, मान लो ये टिश्यू है हमारे, ये है ब्लड कैपिलरी और ये क्या है? आरबीसी। ठीक है। तो जो टिश्यू इसके अंदर क्या होता है? ये HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की किसको जरूरत है? टिश्यू को। तो ऑक्सीजन यहाँ से कहाँ पे जाएगी? टिश्यूज के पास। टिश्यू की भूख मिटाने के लिए ऑक्सीजन यहाँ से टिश्यूज के पास चली जाएगी। टिश्यूज में इसका मेटाबॉलिज्म होगा और जब ऑक्सीजन का मेटाबॉलिज्म होगा तो एक वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा? CO2। और जो ये CO2 होता है, ये CO2 फिर 7% प्लाज्मा में, 20 to 25% यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन होगा वो किससे जुड़ जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड से। हीमोग्लोबिन किससे जुड़ जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड से। हर किसी की रिप्लेसमेंट होती है। तो ये क्या होता है? Hb किससे जुड़ेगा? कार्बन डाइऑक्साइड से। ये क्या बनाएगा? HbCO2। ठीक है। जो 70% है, 70% वो जो CO2 H2O के साथ मिलके H2CO3 बनाएगा। किसकी प्रेजेंस में? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज की नीड होती है हमें H2O प्लस CO2 से H2CO3 बनाने के लिए। और जो कार्बोनिक एसिड होता है वो एक वीक एसिड होता है। फिर ये जो H2CO3 है, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेट इसको किस में तोड़ देगा? H प्लस प्लस HCO3 नेगेटिव। तो ये बोलेगा भाई मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पे, तो HCO3 नेगेटिव ये बाहर चला जाएगा। बाहर जाके ये सोडियम के साथ मिलके क्या बना देगा? एक स्टेबल कंपोनेंट बना देगा NaHCO3। ठीक है। एक स्टेबल सोल्ट बना देगा। HCO3 बाहर जाएगा, किसके साथ जुड़ेगा? सोडियम के साथ। सोडियम के साथ मिलके वो क्या बना देगा? एक स्टेबल सोल्ट बना देगा NaHCO3। फिर यहाँ से क्लोरीन अंदर जाएगी। क्लोरीन अंदर जाएगी, क्लोरीन के पॉजिटिव के साथ मिलके एक और सोल्ट बना देगी KCl। क्लोरीन के पॉजिटिव के साथ मिलके क्या बना देगी? KCl। यहाँ पे ये जो क्लोरीन अंदर जा रही है इसी को क्या बोलते हैं? क्लोराइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको? क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्गर फिनोमेना। ठीक है। फिर भी ये जो यहाँ पे H प्लस बच, ये जो H प्लस बच गया ये हीमोग्लोबिन के साथ मिलके क्या बनाएगा? HHB। HHB हीमोग्लोबिनिक एसिड। और जो हीमोग्लोबिनिक एसिड होता है वो एक्ट करेगा एज ए बफर। बफर की तरह से काम करेगा और जो H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन है उसको कम कर देगा। ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? टिश्यू है, ब्लड कैपिलरी है, आरबीसी है। तो यहाँ पे क्या है? HbO2 ये टूट जाएगा हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में। क्यों टूट जाएगा? क्योंकि इस ऑक्सीजन की जरूरत किसको है? टिश्यूज को। टिश्यूज में ये ऑक्सीजन जाएगी, ऑक्सीजन का मेटाबॉलिज्म होगा और जब ऑक्सीजन का मेटाबॉलिज्म होगा तो क्या बनेगा? एक वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा CO2। और फिर वो CO2 7% प्लाज्मा, 20 to 25% जो अब ये हीमोग्लोबिन होता है यहाँ पे ये CO2 के साथ मिलके क्या बना देगा? HbCO2। ठीक है। उसके बाद 70% जो है CO2 प्लस H2O कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में क्या बनाएंगे? H2CO3। कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड होता है। दोबारा से कार्बोनिक एनहाइड्रेज आएगा, ये अलग अलग हो जाएंगे H प्लस प्लस HCO3 नेगेटिव बाइकार्बोनेट आयन। अब ये जो HCO3 नेगेटिव है ये क्या होगा? ये बाहर आ जाएगा। ये बोलेगा मेरा मन नहीं लग रहा है। तो ये HCO3 नेगेटिव बाहर जाके एक सोडियम के साथ जुड़ जाएगा और क्या बनाएंगे? ये एक स्टेबल सोल्ट बनाएंगे NaHCO3। क्या बना दिया? एक स्टेबल सोल्ट बना दिया NaHCO3। फिर यहाँ से क्लोरीन अंदर जाएगी। क्लोरीन अंदर जाएगी तो क्लोरीन के पॉजिटिव के साथ मिलके एक और सोल्ट बना देगी KCl। और ये जो यहाँ से जो क्लोरीन अंदर जा रही है उसी को क्या बोलते हैं? क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्गर फिनोमेना। ठीक है। इस पूरी जंग में अभी भी ये जो
H पॉजिटिव है, ये अकेला रहेगा। H पॉजिटिव फिर हीमोग्लोबिन के साथ मिलके क्या बना देगा, HHB, हीमोग्लोबिनिक एसिड, जो एक्ट करेगा एज ए बफर। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, ये एंटीपोर्टर प्रोटीन्स होते हैं। कौन से प्रोटीन होते हैं, एंटीपोर्टर प्रोटीन। ये है क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर फिनोमिना। ठीक है, 5 सेकंड की एक ब्रीथ होती है। 5 सेकंड में एक बार सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। 3 सेकंड में क्या करते हैं हम, 3 सेकंड हम सांस को एक्सपायर करते हैं, एक्सहेल करते हैं, और 2 सेकंड इनहेल करते हैं। 3 सेकंड एक्सहेल करते हैं, 2 सेकंड इनहेल करते हैं। इसको कौन रेगुलेट कर रहा है, न्यूरल कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल। न्यूरल कंट्रोल में दो आते हैं हमारे, RRC इन मेडुला। मेडुला जो होता है ब्रेन का आखिरी पार्ट होता है, उसके बाद स्पाइनल कोड स्टार्ट हो जाता है। और दूसरा है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, पोन्स। पोन्स को न्यूमोटैक्सिक सेंटर भी बोलते हैं, पी से पोन्स, पी से न्यूमोटैक्सिक। ठीक है, तो जो RRC होता है, RRC रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कौन सा होता है, मेडुला। ये क्या करता है, जो भी हमारी इनहेलेशन है, एक्सहेलेशन है, उसको कंट्रोल करता है। चाहे वो फोर्सफुल एक्सपायरेशन है, चाहे वो नॉर्मल एक्सपायरेशन है, चाहे नॉर्मल इनहेलेशन है, जो भी है सबको कौन कंट्रोल करता है, RRC, मेडुला। प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन। प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होता है रेगुलेशन के लिए। दूसरा है पोन्स। उसमें क्या होता है, मान लो किसी को CO2 ज्यादा हो गई है, CO2 ज्यादा हो गई है, तो CO2 बाहर निकालनी है, तो क्या होगा, CO2 कहाँ से आएगी, और ये आर्टेरियल ब्लड में होगी या विनस ब्लड में। विनस ब्लड में तो थोड़ी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो पहले से ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये कहाँ पे होती है, आर्टेरियल ब्लड में। जब CO2 ज्यादा हो जाएगी तो क्या बोलेगी, ये पोन्स के पास सिग्नल जाएगा। पोन्स बोलेगा RRC को कि कुछ टाइम के लिए स्विच ऑफ कर दे इंस्पायरेशन को। तो ये क्या करता है, स्विच ऑफ कर देता है इंस्पायरेशन को कुछ टाइम के लिए। तो इसमें क्या होता है, रिड्यूस ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन। मान लो मैं 2 सेकंड सांस ले रही हूँ, 2 सेकंड की जगह उसमें कितनी बार लूँ, मैं 1 सेकंड के लिए लूंगी, और उसको ऐसे जल्दी जल्दी भी लेते हैं उसमें सांस, ऐसे सांस लेते हैं, तो क्या होता है, जो एक्स्ट्रा CO2 होती है हमारी, वो बाहर निकल जाती है। तो इसमें जब इंस्पायरेशन कम होगा तो सांस ज्यादा बार लेंगे, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा। एक बार में मैं 12 बार ले रही हूँ 1 मिनट में, तो अगर मैं 5 सेकंड की जगह 4 सेकंड कर रही हूँ, तो उसमें क्या होगा, मैं ज्यादा बार सांस लूंगी, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगी, और जो एक्स्ट्रा CO2 है वो बाहर निकल जाएगी। ऐसे फास्टर और डीपर ब्रीदिंग होती है इसमें। ठीक है, उसके बाद केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल में क्या होता है, ये कीमो सेंसिटिव रीजन्स होते हैं। कीमो सेंसिटिव रीजन्स होते हैं, एओर्टिक बॉडीज या कैरोटिड बॉडीज भी बोलते हैं, क्योंकि कहाँ पे होती है, ये आर्क ऑफ एओर्टा। ठीक है, ये सेंसिटिव होते हैं टू जो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ है या H+ आयंस बढ़े हुए हैं, बोल सकते हैं दोनों। तो ये भी क्या करती है, जब ये इसको जाके बोलती है, वो क्या करता है, इसको स्विच ऑफ करता है। स्विच ऑफ करने से क्या होता है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ता है। रेस्पिरेटरी रेट बढ़ता है तो जो एक्स्ट्रा CO2 होती है हमारी, वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, उसके बाद है डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले है अस्थमा। अस्थमा में क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में डिफिकल्टी होती है। कोजिंग बीजिंग। बीजिंग क्या होता है, वो सांस लेते हैं ना, तो एक अजीब सी आवाज आती है। ड्यू टू, क्यों होती है, जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। उनका जो सरफेस एरिया होता है वो कम हो जाता है। अगर सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो सांस लेने में डिफिकल्टी होगी हमें। उसके बाद दूसरा है, इसको एक एलर्जिक डिसऑर्डर भी बोलते हैं अस्थमा को। सेकंड है एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा क्या होता है, ये क्रोनिक डिसऑर्डर होता है। क्रोनिक होता है जो लंबे टाइम तक रहता है। इन विच, जहाँ पे जो एल्वियोलर वॉल्स होती है, एल्वियोलर वॉल्स वो ही डैमेज हो जाते हैं। क्यों, ड्यू टू रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज। एल्वियोलर वॉल डैमेज हो जाएंगी, एल्वियोलर वॉल डैमेज हो जाएंगी तो क्या होगा, जो रेस्पिरेटरी सरफेस होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। सांस कैसे लेंगे हम अच्छे से। इसका एक मेजर कोज है सिगरेट स्मोकिंग, एम्फाइसेमा का। एम्फाइसेमा और अस्थमा में कंफ्यूज नहीं होना। अस्थमा में क्या होता है, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स डैमेज होते हैं, इन्फ्लेमेशन होती है उनके अंदर। इसमें क्या होता है, एल्वियोलर वॉल्स में होती है। ठीक है, उसके बाद है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो काम करते हैं ना लोग, अब कोई सीमेंट की फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पे डस्ट आती है बहुत सारी, वो अलग अलग फॉर्म में आते हैं, तो जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो उसके साथ कोप अप नहीं कर पाता, वो इतनी ज्यादा होती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन में लॉन्ग एक्सपोजर अगर हो जाए तो वो क्या करती है, राइज टू इन्फ्लेमेशन ऑफ लीडिंग टू फिब्रोसिस।
फिब्रोसिस क्या होती है? प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। अगर ये पूछे कि प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू किस में होती है? ऑक्यूपेशनल में। और उससे क्या हो जाते हैं, जो लंग्स होते हैं हमारे वो डैमेज हो जाते हैं। तो इसमें अलग अलग हो सकते हैं, जैसे सिलिकोसिस में सिलिकॉन डस्ट होती है उसकी वजह से, एस्बेस्टोसिस में एस्बेस्टोस की वजह से, सिड्रोसिस में आयरन डस्ट की वजह से, चालकोसिस जो चौक की डस्ट होती है उसकी वजह से। ठीक है। अस्थमा में डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, वीजिंग, अजीब सी साउंड आती है। और क्या होता है उसमें, क्यों होती है? जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स होते हैं हमारे, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सरफेस एरिया कम हो जाता है, तो हमें सांस लेने में डिफिकल्टी होती है। एम्फाइसीमा एक क्रोनिक डिसऑर्डर होता है, इसमें जो एल्वियोलाई की वॉल्स होती है हमारी, वही डैमेज हो जाती है। उसके बाद ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जो अलग अलग ऑक्यूपेशन है किसी के, कोई किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, किसी डस्ट की वजह से कौन सी बीमारी हो जाती है, किसी डस्ट की वजह से कौन सी हो जाती है। ठीक है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म हो गया हमारा। थैंक यू।